Assalamualaikum students, a very warm welcome to another video from STEM International. This is Zinia Shah and English book 7 की जो है वो continuation के अंदर chapter number 2 start किया हुआ था हमने, which is festivals around the world, और उसकी exercise का second portion जो है वो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जिसमें we'll dive into the Go grammar part, और Go grammar के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे आइए देखते हैं. So come, let's start with the exercise. So in this video what we're going to do is we're going to start with the grammar part. Grammar के अंदर जो है वो हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, और साथ ही साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी हम जो है वो एक्सप्लोर करते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद जो है वो हम थोड़ा सा एक नई चीज़, एक नई टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स थोड़ी सी डिटेल में जा रहे हैं उसकी, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी जो है वो आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. द फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउंस. व्हाट आर दे? सो दे आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स. कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान, शख्स या फिर चीज़ की जगह अगर एक और वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. अब पर्सनल प्रोनाउन जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करेगा या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम देखेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर पर्सनल प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल होना है. तो नंबर वन इज़ नंबर. आइदर तो आपका जो नाउन है वो स्पेसिफिक पीपल या फिर स्पेसिफिक थिंग्स जो भी हैं वो सिंगुलर हैं या फिर प्लूरल हैं, उसकी बेसिस के ऊपर. नंबर टू इज़ द पर्सन. पर्सन फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, सेकंड पर्सन की बात हो रही है, या थर्ड पर्सन की बात हो रही है. द नेक्स्ट इज़ जेंडर. क्या मेल जेंडर है, फीमेल जेंडर है, या फिर न्यूट्रल जेंडर है. एंड देन वी कम टूवर्ड्स द केस. किस केस में है वो पर्टिकुलर इंसान या चीज़ की बात जिसकी हम कर रहे हैं. क्या वो सब्जेक्ट है हमारी बात का या सेंटेंस का, या फिर वो ऑब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का. अब नीचे वी हैव अ टेबल, एंड इन दैट टेबुलर फॉर्म हमारे पास नेम और पर्सन के अकॉर्डिंगली बात होगी, जेंडर के अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हम इसके क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस सिंगुलर और फर्स्ट हमारा पास जो है वो केस है ऑफ पर्सन. जेंडर जो है उसका मेल या फीमेल हो सकता है. सब्जेक्टिव केस में अगर हमने सेंटेंस बनाना होगा तो ऐसे शख्स के लिए हम आई का इस्तेमाल करेंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव केस में अगर हमने इसका सेंटेंस बनाना होगा तो हम उसमें मी का जो है लफ्ज़ या पर्सनल प्रोनाउन वो इस्तेमाल कर लेंगे. ठीक है. सेकंड में हमारे पास आ रहा है सिंगुलर सेकंड. सेकंड पर्सन है, सिंगुलर है, एक ही है, नंबर को वो सिग्निफाई कर रहा है. जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं. सब्जेक्टिव केस में हम यू का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्टिव में भी यू का ही इस्तेमाल करेंगे. सेकंड पर्सन की बात है, एक ही बंदा है, सिंगुलर है, तो उसमें हमारे पास सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, हमने हमेशा यू ही करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल यू वर गोइंग देयर एज एन एग्ज़ाम्पल, राइट. तो ये एक सब्जेक्ट हो गया. यू वर ईटिंग पाइनएप्पल, सेम थिंग, राइट. और दी ही वॉज टॉकिंग टू यू, तो ही इसके अंदर सब्जेक्ट है लेकिन वो आपसे बात कर रहा था. यू बिकम द ऑब्जेक्ट ओवर है. देन वी हैव द सिंगुलर थर्ड. थर्ड इज़ द पर्सन फॉर्म, और सिंगुलर अगैन एक ही है. अगर तो जेंडर मेल है तो हमारे पास सब्जेक्टिव केस में ही इज़ डूइंग समथिंग, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हिम होगा, ही वॉज डूइंग समथिंग टू हिम. सी, इस तरह से ही और हिम का इस्तेमाल होगा. अगर तो इसी पर्टिकुलर केस के अंदर कि हमारे पास पर्सन सेकंड है और नंबर अगैन सिंगुलर है, तो इसमें हम अगर जेंडर फीमेल की बात करेंगे, सब्जेक्टिव केस में हमारे पास शी आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास हर आ जाएगा. ऐसे ही अगर न्यूट्रल है जेंडर, कोई जेंडर नहीं है, तो उसके अंदर हम सब्जेक्टिव केस में इट की बात करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में भी इट ही आता है. When we talk about animals for instance, तो उसमें फिर हम ही और शी नहीं लगाते, हम इट का इस्तेमाल कर लेते हैं. एंड देन वी कम टूवर्ड्स द सेकेंड टाइप, जो है वो नंबर के लिहाज से कि प्लूरल फॉर्म में हम जा सकते हैं. जब हम प्लूरल फॉर्म में जाएंगे तो फिर हमारे पास अगैन पर्सन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म के आएंगे. इसमें मेल, फीमेल या फिर न्यूट्रल हो. अगर फर्स्ट और सेकंड के अंदर मेल और फीमेल जो है वो उनके लिए सेम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस इस्तेमाल होते हैं. और जो थर्ड प्लूरल फॉर्म आएगी, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म के अंदर मेल, फीमेल और इवन न्यूट्रल भी जेंडर की जो भी ऑर्गेनिज्म या चीज़ होगी तो उसके लिए भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम हो जाएगा. जैसे प्लूरल केस और फर्स्ट पर्सन केस के अंदर मेल और फीमेल जेंडर बोथ. Subjective case would be we, objective case would be us. We were doing this or they were harming us, for instance. Plural second form में मेल फीमेल दोनों के लिए you का ही इस्तेमाल होगा, चाहे वो subjective case हो चाहे वो objective case हो.
ये बात हमने पहले भी देखी कि सिंगुलर सेकंड में भी यू का ही इस्तेमाल होता है, प्लूरल सेकंड पर्सन में भी यू का ही इस्तेमाल होता है फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स एंड इन बोथ सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव केसेस। एंड देन द लास्ट वन इज़ द प्लूरल केस, जिसके अंदर थर्ड पर्सन की बात हो रही है। इसके अंदर वी हैव जेंडर, मेल फीमेल एज वेल एज न्यूट्रल जो है वो सेम कंसिडर किए जाते हैं। सब्जेक्टिव केस में दे आता है, दे वर गोइंग समवेयर। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर देम आता है, दी बिल्डिंग was closed for them. These were the subtle examples and I hope कि ये यहाँ पे clear हो गया होगा. But then we have some things to focus on, और वो क्या चीज़ें हैं कि personal pronouns are used instead of names to avoid repetition. एक अच्छी write-up का जो है वो एक ये element होता है कि उसको लिखते हुए आप repetition या redundancy का जो element है उसको minimize कर देते हैं. And then when talking about yourself, use I or me. जब अपने बारे में बात की जाए तो फिर उसमें subject के तौर पे I का इस्तेमाल करिए, या फिर अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे आप हैं सेंटेंस में तो फिर मी का इस्तेमाल कीजिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन टॉकिंग डायरेक्टली टू समवन, यूज़ यू. जब सेकेंड पर्सन है उससे आप डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं, डायरेक्टली इंगेज करते हैं, तो उसके लिए सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों में यू का ही इस्तेमाल होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल. एंड देन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अनदर पर्सन और थिंग, मतलब अब ये थर्ड पर्सन की बात आ रही है तो ही, शी, इट, दे, देम, इस तरह की चीज़ें हैं. अगर तो ही, शी, इट, दे का इस्तेमाल है तो इसका मतलब है हम सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं. अगर हिम, इट, हर और देम का इस्तेमाल है तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं. नाउ वी हैव सम पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस प्रोवाइडेड टू अस, और हर पेयर में द फर्स्ट सेंटेंस बेसिकली यूजेस अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड द सेकंड वन यूजेस एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. लेट्स ट्राई टू read about that. Number first sentence goes like, I enjoy reading, the teacher praised me. So I enjoy reading के अंदर हमने इसको एक सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा, राइट, मुझे पसंद है. द टीचर प्रेज्ड मी, टीचर ने मुझे प्रेज किया, तो इसमें आई, मी बिकम्स द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, राइट, आई बिकम द ऑब्जेक्ट, और बिकॉज आई एम द ऑब्जेक्ट तो फिर आई एम नॉट सेइंग द टीचर प्रेज्ड आई, बट आई एम सेइंग द टीचर प्रेज्ड मी. इसी तरह से सेकेंड में वी हैव यू लुक टायर्ड. You look tired, इसमें हम डायरेक्टली उसको कह रहे हैं, he is the subject of the sentence, the other person, he or she, whoever that person is. You look tired, direct engagement है, therefore you का इस्तेमाल है, subjective case है. I will help you, अब I am going to help you, right, I am doing the action on you, so that is why you over here is the objective case. And as you can see, it is at the end of the sentence. Plus also what we have is कि it doesn't matter कि ये जो है वो मेल है या फीमेल है, ये subjective case और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों में यू का ही इस्तेमाल होगा जब सेकंड पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर सेकंड पर्सन, एज वेल एज प्लूरल सेकंड पर्सन में भी ऐसे ही होगा. लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल. बट इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि दिस इज़ अ सिंगुलर केस. फिर उसके बाद द थर्ड वन इज़ ही स्पीक्स पोलाइटली, एवरी वन रिस्पेक्ट्स हिम. ही स्पीक्स पोलाइटली, उसकी बात हो रही है, डायरेक्ट बात हो रही है, वो बहुत धीमे लहजे में बात करता है, तो देयरफॉर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है ही का, and thence the use of he. But then if the other sentence is like everyone respects him, तो everyone यहाँ पे subject आ गया और him यहाँ पे object आ रहा है. फिर उसके बाद she won the race, इसके अंदर she again subjective case का हमने use किया है, third person singular, और फिर the coach congratulated her, third person singular again but objective case. Then we have it looks broken, can you repair it? Now this is a non-living thing, it's a gender neutral entity. It looks broken, again subjective case हो या can you repair it, again objective case हो तो वो it ही रहेगा. Next we have we reached early, the guide welcomed us. We reached early, ये इसमें जो सब्जेक्ट है वो we है, पहले आ रहा है सेंटेंस में, हम ये भी देख रहे हैं we है जिसने एक्शन किया है और पहले पहुंचा है, तो एक्शन बेसिकली पहले जल्दी पहुंचने का है. सो देयरफॉर व्हाट वी आर यूजिंग इज दिस इज़ द प्लूरल फॉर्म एंड देंसफोर्थ और ऑल्सो फर्स्ट पर्सन फॉर्म है क्योंकि ख़ुद को जो है वो यहाँ पे मुखातिब किया जा रहा है, देयरफॉर we का इस्तेमाल है. एंड द गाइड वेलकम्ड अस, अगैन प्लूरल, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस हो गया, सो देयरफॉर यहाँ पे हमने अस का इस्तेमाल किया फर्स्ट पर्सन केस का. एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज दे वर्क्ड टुगेदर, थर्ड पर्सन केस आ रहा है यहाँ पे, एंड ऑल्सो सब्जेक्टिव केस है तो इसमें दे है. अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो हम अगले ही सेंटेंस में देख रहे हैं देम बन गया, द टीचर थैंक्ड देम.
Now we have a small, very small task जिसमें 5 sentences are provided and what we have to do is कि हमने उसकी जगह जो भी चीज़ दी गई है उसकी जगह जो है objective pronoun लगाना. Read each sentence and write another sentence using an object pronoun instead of the underlined noun. Ahsan lost his bag. तो इसको जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हम किस तरह से लिख सकते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज़ माई पेरेंट्स कॉल्ड अली, कुड बी माई पेरेंट्स कॉल्ड हिम, राइट. इस तरह से करके यू हैव टू चेंज इट. द फार्मर फेड द एनिमल्स, द फार्मर फेड देम, सी. एंड देन सारा इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स, सारा इन्वाइटेड देम, ऐसा ही आएगा. और क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आ रही हैं सारे के सारे, तो हम ऑब्जेक्टिव केस वाले जो हैं वो वर्ड्स या आपके पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो यूज़ करेंगे. द टीचर हेल्प द स्टूडेंट, द टीचर हेल्प्ड हिम, और हर भी इस्तेमाल हो सकता है. वाई? बिकॉज वी हैव नो आइडिया इफ द स्टूडेंट इज़ अ मेल और ए फीमेल. बट वी कैन नॉट से इट बिकॉज स्टूडेंट का कोई ना कोई जेंडर तो होगा, कैन नॉट बी जेंडर न्यूट्रल. So now we move forward with auxiliary verbs. Auxiliary verbs में हम देखते हैं कि auxiliary verbs are helping verbs that are used with main verbs to show tense, mood, voice, emphasis or necessity in a sentence. किसी भी sentence में अगर हमने कोई exaggerated इमोशन शो करना है, चाहे वो मूड के ज़ुमरे में आए, चाहे वो वॉइस के एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, एम्फेसिस हो, नेसेसिटी हो, या फिर टेंस एक चीज़ हमने शो करनी हो, तो फिर उसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं. वो मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं सेंटेंस को बेटर जो है वो दिखाने में या फिर उसकी बेटर सेंस बनाने में. 2 तरह के ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स से हम स्टार्ट करेंगे. द वर्ब्स बी, हैव एंड डू आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरीज. दे आर कॉमनली यूज्ड इन डिफरेंट टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. बी, हैव एंड डू हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और इनकी वजह से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बना पाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव नंबर 1 दैट इज़ बी, और बी की जो है वो अब हम एग्जाम्पल सेंटेंस जो है वो देखेंगे. लेकिन उससे पहले अगर तो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे तो इज़, एम, आर. पास्ट टेंस में आएगा तो फिर वॉज एंड वर. और अगर पास्ट पार्टिसिपल आपकी जो है फॉर्म ऑफ सेंटेंस में आएगा तो फिर बीन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा. जिस तरह से कंटिन्यूस जो टेंसेस हैं उसके थ्रू देख लेते हैं. नंबर 1 एग्जांपल इज शी इज़ रीडिंग अ नॉवल. तो इज़ बी की ही जो है वो फॉर्म है. दे वर वॉचिंग अ मैच, ये पास्ट टेंस में हम चले गए. ही हैज़ बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें हम पास्ट पार्टिसिपल शो कर रहे हैं. दूसरी एग्जाम्पल के अंदर हम पैसिव वॉइस में बात करने जा रहे हैं. पैसिव वॉइस में भी जो है वो बी का इस्तेमाल किस किस फॉर्म में होता है आइए देखते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द पोइम इज़ टॉट बाय द टीचर. ठीक है. द सेकेंड वन इज़ द रूम वॉज क्लीन्ड येस्टरडे. तो हम प्रेजेंट और फिर हम जो है वो पास्ट में दोनों में हमने फॉर्म्स में देख लिया कि इज़ वाज का इस्तेमाल एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है बी, उसको किस तरह से हम पैसिव वॉइस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. द थर्ड इज़ टू एक्सप्रेस अ प्लान्ड और अरेंज्ड एक्शन, जैसे कि आई एम मीटिंग माई कज़न टुमारो, या फिर दे वर गोइंग टू अटेंड द सेरेमनी. कोई प्लान्ड अरेंज्ड एक्शन था और उसकी जो है वो हमने एक्सप्रेशन की. Then we have to express states or conditions, जैसे कि एज, साइज़, फीलिंग या फिर कंडीशन हो वो बतानी पड़ती हो, तब भी हम जो है वो बी ऑक्सिलरी वर्ब जो है या फिर जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी है उसकी फॉर्म्स को ही यूज़ करते हैं. जैसे कि प्रेजेंट टेंस में आएगा तो द वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे. प्रेजेंट टेंस की ही एक और एग्जांपल है द बैग इज़ हैवी, या फिर ही इज़ अपसेट अबाउट द रिजल्ट. इसी तरह पास्ट टेंस में अगर हम करना चाहें तो हम लिख सकते हैं द वेदर वॉज pleasant that day, right, or yesterday or any other day, and the bag was heavy. Yes, he was upset about the result. He was upset about the result. इसी तरह से we have another type which is do. Do को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं उसकी भी कई हमारे पास फॉर्म्स हैं और उस फॉर्म में सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की फॉर्म को देखते हैं. डू है और डज है. पास्ट टेंस में देखेंगे तो डिड आएगा और पास्ट पार्टिसिपल में देखेंगे तो डन आएगा. यूजेस ऑफ डू को देख लेते हैं. नंबर 1, why is it used? It is used to avoid repetition of verbs such as she likes music and I do too. बजाय कि इसके मैं बोलती she likes music and I like music too, she likes music and I do too. He finished early and she did as well. See, तो repetition को हमने ख़त्म कर दिया. इसी तरह it is also used to form questions and short answers, जैसे कि do you enjoy reading? तो इसका जवाब में भी अगर करना हो yes I do.
बजाय के कहे कि yes I do enjoy reading, you simply say yes I do. इसी तरह से फिर इट इज़ ऑल्सो यूज टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस. ही डज नॉट अंडरस्टैंड द रूल, या फिर दे डिड नॉट कंप्लीट द टास्क. इसमें हम देख रहे हैं कि डज और डिड के साथ जो है वो नॉट को एडिशन, नॉट की एडिशन करके हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना पा रहे हैं. एंड देन it is also used to give emphasis. I do respect my elders. I respect my elders is like completely generalized sentence, but I do respect my elders is something like I am emphasizing that I really do it, so please don't doubt कि मैं नहीं करती. So I do respect my elders. Or she did try her best, कि इसमें कोई doubt ही नहीं है, she did actually try her best, right? So this is how we are using the primary auxiliary verb form do in various forms in order to create sentences in present tense form, in past tense form, as well as in past participle forms. इसी तरह से the last primary auxiliary verb that we have is have, और इसकी भी various forms हैं, जैसे कि present tense के अंदर we see has and have, past tense में we see had, past participle में we see had. तो इसमें हम देख रहे हैं कि पास्ट टेंस हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, सेम इसकी फॉर्म होती है वो हैड की होती है, और बाकी सारी की सारी फॉर्म्स इसकी प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल हो रही हैं. अब इसके यूज़ होता क्यों है? द फर्स्ट यूज इज़ टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस. पहले तो परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, फॉर इंस्टेंस शी हैज़ कम्प्लीटेड हर असाइनमेंट, ये एक परफेक्ट टेंस है कि शी हैज़ कम्प्लीटेड हर असाइनमेंट, कर ली हुई है उसने. वी हैड रीच्ड बिफोर सनसेट, हम सनसेट से पहले ही पहुँच चुके थे. फिर उसके बाद वी हैव अनदर एग्जाम्पल ऑफ यूज़ दैट इज़ टू फॉर्म द पैसिव वॉइस. अब पैसिव वॉइस जिसमें हम परफेक्ट टेंस ही बना रहे हैं लेकिन पैसिव वॉइस में बनाएंगे, वो कैसे होगा? द वर्क हैज़ बिन फिनिश, तो बिन का जो है वो बीच में एडिशन हो रहा है. द लेटर हैड बिन सेंट अर्लियर. सी, तो दिस इज़ ओनली बिकॉज पैसिव बना रहे हैं हमने पहले भी देखा कि अगर हम पैसिव बनाते हैं तो फिर हम उसमें बिन का इस्तेमाल करते हैं. देन वी हैव टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और कंपल्शन. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड कि अगर हम कोई ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं या फिर कोई कंपल्शन एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स, ये आपके ऊपर ऑब्लिगेटेड है, ये आपके ऊपर कंपल्सरी है कि आप रूल्स को फॉलो करेंगे. सो यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड ही हैड टू लीव अर्ली, उसे जल्दी जाना पड़ा. इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो दैट समथिंग इज़ अरेंज्ड और डन बाय समवन एल्स, कि कोई और भी जो है इंसान वो या तो उसने अरेंज की है कोई चीज़ या फिर उसने कोई काम किया है. जैसे आई हैव माई हेयर कट वंस अ मंथ, मैं महीने में एक दफ़ा अपने बाल कटवा लेता हूँ. आई हैव माई हेयर कट एट वंस ए मंथ एंड शी हैज़ हर यूनिफॉर्म स्टिच्ड, उसके पास अपना यूनिफॉर्म स्टिच्ड है. Right, so something has already been arranged or done. And then it is also used to express eating, drinking or experiencing, such as I had breakfast early, तो मैंने नाश्ता जल्दी कर लिया था. They have an exam tomorrow, उनका एग्ज़ाम कल है. See, so this is what am I expressing? I am expressing either my experience, either my eating or my drinking, right? I had a beverage before, for instance, or I had my meal before. तो ये भी एक इसी में आ जाती है. Then we have the other type of auxiliary verbs, which are the modal auxiliary verbs. इसमें क्या क्या है? These are helping verbs that express ability, permission, possibility, necessity, advice और intention. अब इनमें से कोई भी चीज़ हमने एक्सप्रेस करनी हो, चाहे वो किसी की ability हो to do something, चाहे वो उसके permission एक्सप्रेस कर रहा हो कि कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या फिर possibility हो या फिर necessity हो, कोई एडवाइस हो या फिर कोई इंटेंशन हो, इन सारी चीज़ों की एक्सप्रेशन के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ कैन और कुड. अब इसके इस्तेमाल को देख लेते हैं. कैन का कहाँ पे हो रहा है? इट इज़ टू शो एबिलिटी. अगेन हम पहले भी पढ़ चुके हैं. शी कैन सॉल्व डिफ़िकल्ट सम्स, कि वो कर सकती है. एंड देन परमिशन दिखाने के लिए यू कैन एंटर द हॉल नाउ, आप हॉल एंटर कर सकते हो. देन वी हैव द यूजेस ऑफ कुड. तो ये इसके कहाँ पे इस्तेमाल होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज़, या फिर कोई पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए जो पहले की जा सकती थी या पहले होती थी उस बंदे के अंदर और अब नहीं है. मे बी ही कुड स्विम वेल एज ए चाइल्ड, लेकिन अब वो नहीं कर सकता. And now we have another form of modal auxiliary verbs and that is may or might, जिसमें या तो सबसे पहले may का इस्तेमाल आप परमिशन लेने के लिए करते हैं, जैसे आप can को यूज़ कर रहे थे, या फिर आप wish की एक्सप्रेशन के लिए करते हैं, या फिर आप possibility को शो करने के लिए करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे may I leave early is a permission, right? मैं परमिशन मांग रही हूँ. wish को एक्सप्रेस करने लगी हूँ, may you succeed in life,
राइट और फिर मैं पॉसिबिलिटी दिखाने लगी, इट मे रेन टुडे, हो सकता है कि हो लेकिन हो नहीं भी सकता, राइट. सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ओवर हियर. एंड देन वी हैव द अदर वन विच इज़ माइट. उसके इस्तेमाल को देख लेते हैं. इट इज़ टू शो वीकर पॉसिबिलिटी. एक पॉसिबिलिटी शो करनी है तो मे का इस्तेमाल. अगर वीकर पॉसिबिलिटी है कि ना होने के ज़्यादा चांसेस हैं तो फिर शी माइट विजिट अस लेटर, राइट. She may visit us later could have been कि there is a possibility, a higher probability that she is going to come. But if we have written might in it तो फिर इसमें अब ये है कि हो सकता है ना ही समझें. And then we have another type of modal auxiliary verbs and इसके अंदर we have shall, should, will and would. शल का इस्तेमाल देख लेते हैं. यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन फॉर सजेशंस और ऑफर्स. कोई सजेशन देनी हो, कोई ऑफर देनी हो तो उसमें कहते हैं शैल वी स्टार्ट द लेसन. या फिर यूज फॉर कमांड्स और प्रॉमिसेस. अगर तो आप फॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं जैसे कि यू शैल रिसीव योर सर्टिफिकेट, इट्स अ प्रॉमिस ओवर है. और सर्टिफिकेशन है फॉर्मल एक इस्तेमाल है. फिर यूजेस ऑफ विल. विल को किधर जो है वो यूज़ किया जा सकता है टू एक्सप्रेस अ डिसीजन और इंटेंशन. कोई डिसीजन आपने एक्सप्रेस करनी है या कोई इंटेंशन एक्सप्रेस करनी है, या फिर इन ऑर्डर टू शो अ हैबिट. कोई हैबिट जो है, कोई आदत है, उसको आपने एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे. जैसे आई विल स्टडी हार्डर. या फिर हैबिट एक्सप्रेशन करने के लिए, दिखाने के लिए ही विल वेक अप अर्ली एवरी डे. सी ये एक आगे की मतलब इंटेंशन हमेशा आगे के काम की होती है. जो अभी काम होना हो उसकी इंटेंशन बनाई जाती है. तो ही विल वेक अप अर्ली एवरी डे. फिर उसके बाद टू मेक एन इन्विटेशन. कि कोई इन्विटेशन भी अगर आपने बनाना हो तो उसमें भी आप इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो विल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि विल यू ज्वाइन अस फॉर डिनर. क्या आप हमें डिनर में जो है या आप शामिल होंगे हमारे साथ या फिर आप हमें ज्वाइन करेंगे. एक सवालिया तौर पे जो है वो पूछा जाता है, उसमें भी विल का इस्तेमाल होगा. विल यू जॉइन अस फॉर डिनर, विल यू गो आउट विद मी इन द इवनिंग, स्टफ लाइक दैट. एंड देन वी हैव द यूजेस ऑफ शुड. शुड को कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? टू गिव एडवाइस. नंबर 1, you should respect your parents. And then in conditional clauses for probability such as if it should rain the event will be postponed. कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हो सकता है. सी. और फिर उसके बाद हमारे पास आता है वुड का इस्तेमाल, जो लास्ट टाइप ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन दी बंच दैट वी आर नाउ डूइंग, शैल, शुड, विल, वुड. तो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का इस्तेमाल होगा. वुड यू ओपन द विंडो. या फिर टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, वो आदत जो पहले हुआ करती थी. ही वुड प्ले आउटसाइड एवरी इवनिंग, राइट. फिर हमारे पास एक और तरह के जो है वो एक ग्रुप आ जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज का, दैट इज़ मस्ट और ought to. मस्ट का इस्तेमाल हम देख लेते हैं. नंबर 1 इज़ टू एक्सप्रेस नेसेसिटी. अगर तो किसी नेसेसिटी की एक्सप्रेशन होती है, या फिर इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और सर्टेनिटी. अगर सर्टेनिटी शो करनी है या फिर डिटर्मिनेशन शो करना है तो उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है. जैसे कि नेसेसिटी के लिए यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, इट इज़ नेसेसरी ऑन दैट पर्सन टू कंप्लीट देयर होमवर्क. इसी तरह से डिटर्मिनेशन या फिर सर्टेनिटी की बात की जाए तो फिर आई मस्ट अचीव माई गोल. अब ये एक फर्स्ट पर्सन थिंग आ रही है, राइट. और ऊपर हम देखते हैं कि सेकेंड पर्सन थिंग जा रहा था. Now we also have to see how ought to is used. It is to basically give a moral advice. और ये अकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे ought to इस्तेमाल होगा जब भी हम morally किसी को जो है वो बताना चाह रहे होंगे कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए. तो एग्जाम्पल के तौर पे we ought to help the needy, कि जो needy हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए. So we ought to do that. ये एक हमारी moral duty होनी चाहिए. Therefore it ought to is used. And then use of used to, जैसे कि to show a habit in the past that no longer happens. ऐसी कोई habit जो कि मतलब पहले थी लेकिन अब जो है वो नहीं होती और आगे के लिए वो टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो उसको अगर आपने शो करना है या सेंटेंस में बताना है तो इसमें आप यूज्ड टू का जो फ्रेज़ है वो इस्तेमाल करेंगे. आई यूज्ड टू वॉक टू स्कूल. मैं स्कूल चल के जाता था, अब नहीं, अब कुछ और हो सकता है, राइट. एंड देन we have two more areas where it is used, और वो यहाँ पे आ जाता है need. अगर तो आपने जो है वो necessity या requirement शो करनी है तो वहाँ पे भी आप need का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि we need to improve our writing, हमें ज़रूरत है कि हम अपनी writing को बेहतर बनाएं. इसी तरह से the last जो आपका model auxiliary verb है वो आ जाता है dare, and that is basically used to show courage or challenge. आपने किसी को
चैलेंज करना है या आपने अपनी करेजियसपन जो है वो आपने दिखाना है, तो फिर इसके अंदर क्या होगा कि आप डेयर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप अगले को क्वेश्चन कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो कि हिम्मत कैसे हुई कि आपने ये जो है वो मेरे से इस तरह से बात की। या फिर आई डेयर यू टू फिनिश दिस टास्क ऑन टाइम, कि मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ कि आप ये टास्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट कर लो। Students, so this was this particular portion of this particular exercise, and what we have done is कि हमने auxiliary verbs को देखा क्या होते हैं, हमने personal pronouns को देखा कि क्या होते हैं। I hope कि इन दोनों चीज़ों को आप अपने sentences में अच्छे तरीके से अब inculcate कर सकते हैं। इसको से जो है या इसकी मदद से आप बेहतर अपना written expression भी बना सकते हैं। And what is most needed of you is to keep on practicing, because without practice this is all go nowhere, right? Until then, अगले वीडियो में we'll continue with the third portion of this particular exercise। आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। मिलते हैं दोबारा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।